सुबह उसको प्रेजेंटेशन देके आना था। मान के चलू सबका हो गया, फाइन नहीं मिलेगा, मान के चलू कि चेक कर ही ले, देख लेंगे उसको। अब आ जाओ 161 में। ये 10-10 नंबर के 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और एक बार 8 नंबर का आ चुका है पिछले 5-10 सालों में। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो इतने बार रिपीट होते हैं ना। ये 10 मार्क्स का 2 बार आ चुका है, और 8 नंबर का एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नवंबर 2009 में। चलो भाई देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू लेबर ऑफ एक्स लिमिटेड। स्टेटमेंट बिना पढ़े, न्यूमेरिकल डिटेल पढ़े, कितने कॉलम बनेंगे आप ये बता दो। अरे जल्दी बोलो रे बच्चों, कितने कॉलम? 4। क्यों 4? क्यों? 3 कैटेगरी के लेबर है इसलिए 4 कॉलम। 1 कब बनेगा? 4+1 जब आइडल होगा। कल का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, जब भी आप कैटेगरी वाइज आवर निकालो तो कितने चीजों का मल्टीप्लीकेशन है? 2। आगुने साहब पहला, जब भी आप कैटेगरी वाइज आवर्स निकालो तो 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। पहला नंबर ऑफ वर्कर, आपके पीछे जो बैठा है। दूसरा गैंग आवर्स, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड निकालना हो तो हम दोनों चीज स्टैंडर्ड लेंगे, एक्चुअल निकालना हो तो दोनों चीज एक्चुअल। जहां आपने ये भूला मतलब लेबर आपके हाथ से गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कल का। तो आज भी हमें कैटेगरी वाइज आवर निकालने या नहीं निकालने? कैटेगरी वाइज आवर निकालने नहीं निकालने? बिल्कुल निकालने, क्योंकि हमारे पास कितनी कैटेगरी है यहां पे? 3। अगर एक कैटेगरी होती तो भी आवर तो निकालने ही है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किसके बाद? गैंग के आवर के साथ। नंबर ऑफ वर्कर इन स्टैंडर्ड गैंग, ठीक है, दिया है 4:3:2। ऐसे टोटल कितने वर्कर रखने का सोचा था? 9। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, नंबर ऑफ वर्कर इन एक्चुअल गैंग, कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया? ना कैटेगरी वाइज दिया है ना उसने, अरे जल्दी बोलो रे, हेलो, ना कैटेगरी वाइज एक्चुअल नंबर दिया है ना टोटल दिया है। एक्चुअल रेट पर आवर दिया है, ठीक है साहब। अब ये लाइन पढ़ो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और मुझे जल्दी से आप 2 चीज निकाल के बताओ। आइडल टाइम कितना? एक्चुअल आवर्स पर वर्कर कितना? और स्टैंडर्ड आवर्स पर वर्कर कितना? चलो जल्दी से, जिसकी कॉपी में नहीं मिलेगा वो 20 का फाइन है भाई, है ना, सीधा, बहुत जरूरी है, तो उसके बिना कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा। ये तीनों चीज आपकी कॉपी में मिलना चाहिए मुझे। आइडल टाइम कितना? कौन सी लाइन से? सिर्फ इस लाइन से, बाकी कुछ भी मत पढ़ना क्वेश्चन में। सिर्फ इन से लेकर आवर तक में तीनों चीजें आपको पता लग जाएगी। आइडल टाइम भी, एक्चुअल आवर्स पर वर्कर भी, और स्टैंडर्ड आवर पर वर्कर भी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक सिंगल लाइन सफिशिएंट है। जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं बेटा आप भी लिख दो, मैं आपसे फाइन नहीं ले सकता हूं लेकिन ठीक है। कहीं मत भटकना उस एक लाइन के अलावा। इन अ 40 आवर वीक गैंग प्रोड्यूस 270 स्टैंडर्ड आवर। मैं तो घर से रट के आया हूं ये लाइन। बस इन एक लाइन से 3 चीजें आपको निकालना है। मुस्तफा, चेक करें कॉपी।
चलो चेक करें। चलो भाई बोलू आंसर। आइडल टाइम है 10 आवर्स, एक्चुअल आवर पर वर्कर है 40 और स्टैंडर्ड आवर पर वर्कर है 30। किसी का अगर ये आया है तो उसका ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो आइडल टाइम 10 आवर। चलो पहले तो एक्चुअल आवर पर वर्कर कैसे आया। कल भी ये पॉइंट आया था, याद करो, एक कंसेप्ट क्वेश्चन किया था, वहां पे लिखा था इन अ मंथ 200 आवर्स आर अवेलेबल। याद आ रहा है कुछ ऐसा? इन अ मंथ 200 आवर्स आर अवेलेबल। तो कुछ नहीं बोला था तो अपन ने क्या माना, मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक पेपर 3 घंटे का होता है, तो कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, बच्चे ने कितने घंटे अपियर हुआ पेपर, 3 घंटे। तो एक वीक में कितने आवर होते हैं वर्कर के पास, होते हैं या है, होते हैं। तो कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे, वर्कर कितने आवर ऑर्गेनाइजेशन में रहा, 40 आवर्स। ठीक है, आगे पढ़ना। इन अ 40 आवर वीक, बहुत ध्यान करना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। गैंग प्रोड्यूस्ड 270 स्टैंडर्ड आवर, है ना। अब ध्यान देना, मैंने यहां पे 270 नहीं लिखा। इसके 2 रीजन है, एक टेक्निकल और एक जनरल। पहला कौन सा बताऊं, टेक्निकल की जनरल? जनरल ये है 40 आवर लेकर, कोई जरूरी है क्या वर्कर 40 आवर का ही आउटपुट दे? ऐसा जरूरी है क्या कोई? नहीं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 40 आवर लेके क्या वो 35 आवर का आउटपुट दे सकता है क्या? मतलब उसने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? 40 आवर लिया लेकिन आउटपुट कितने आवर का दिया, 35। अच्छा काम किया बुरा काम किया? बुरा काम किया, मतलब उसने स्लो वर्क किया। कोई ऐसा कर सकता है 40 आवर लेकर उसने इतना वर्क कर दिया जो 50 घंटे का होता है? पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब अपना पूरा 100% दे दे तो कोई असंभव नहीं है भाई। तो पहला जनरल लॉजिक ध्यान से सुनना, 270 आवर पर वर्कर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जरा ध्यान देना। 40 आवर में कोई 45 आवर का वर्क कर सकता है, 40 आवर लेकर कोई 50 आवर का वर्क कर सकता है। आप डोरेमन नहीं हो, आप शक्तिमान नहीं हो, आप निंजा तोड़ी नहीं हो, तो आप 40 घंटे में 270 आवर्स का आउटपुट कैसे दे सकते हो? पॉसिबल है? हाँ, यहां पे अगर 35 होता, यहां पे अगर 45 होता, यहां पे अगर 50 होता तो मैं मान लेता है पर वर्कर है। लेकिन भाई ये कैसे पॉसिबल है यार, कोई वर्कर ने 40 घंटे लिया और जो मुझे आउटपुट दिया वो कितने आवर का दिया, 270 घंटे का। कोई मजाक है क्या? इतनी एफिशिएंसी कोई बढ़ती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है बॉस। ये जनरल लॉजिक की टेक्निकल लॉजिक? जनरल लॉजिक की 270 पर वर्कर नहीं है, 270 पूरे 9 वर्कर का मिलाकर है। 9 कहां से है? दिया, टोटल गैंग में कितने वर्कर है, 9, पूरे 9 वर्कर का मिलाकर है, इसलिए हमने कितना लिया, 30 लिया। दूसरा टेक्निकल लॉजिक ध्यान देना, वर्ड क्या दिया है, प्रोड्यूस्ड। कल भी बोला था, क्या हर एक वर्कर अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट बना के दे देगा? नहीं। तो जब भी गैंग के आउटपुट की बात करेंगे तो हमेशा कौन सा आउटपुट होगा, वो क्यूमुलेटिव, मतलब सबका मिलाकर या सबका अलग अलग? सबका मिलाकर। कल लिखा भी था अपन ने, आवर हमेशा कैसे होते हैं, इंडिविजुअल, हर वर्कर को उतने उतने आवर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट हमेशा कैसा होगा, क्यूमुलेटिव होगा। तो दूसरा टेक्निकली आप जा सकते हो, वर्ड क्या दिया है, प्रोड्यूस्ड, आउटपुट, मतलब जो आउटपुट आया वो कितने के बराबर है, 270 स्टैंडर्ड आवर के बराबर है। तो आउटपुट हमेशा कैसा होता है, क्यूमुलेटिव, मतलब ये कितने वर्कर का है, 9 वर्कर का। तो एक वर्कर को कितने आवर लेने चाहिए थे या लिया, ये क्या चीज है, लेने चाहिए थे या लिया? लेने चाहिए थे। उसने जो काम करके दिया वो कितने आवर का था, 30 आवर का, जबकि उसी के लिए उसने कितना समय ले लिया, 40 आवर। तो क्या मैं इसको आइडल टाइम बोल दूं क्या? आइडल टाइम क्या होता है, कल अपन ने देखा था, आइडल टाइम में वर्क स्टॉप हो जाता है। कहीं उसने बोला 10 आवर आइडल थे, अगर आपने आइडल ले लिया ना तो बताऊं आपने क्या मान लिया, एफिशिएंसी 100% है। फिर तो आप सोचो एफिशिएंसी वेरिएंस कभी जिंदगी में निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आप हमेशा स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर के डिफरेंस को क्या बोल रहे हो, आइडल। जबकि आइडल होता क्या, कल अपन ने देखा था, वहां पे स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे एक्चुअल आवर वर्कड और बोलना
एक्चुअल आवर है पेड के डिफरेंस को हम आइडल बोलते हैं, न कि एसएच और एएच के डिफरेंस को हम आइडल बोलते हैं। तो ये आइडल नहीं है भाई, इसका मतलब है उसने अपनी एफिशिएंसी 75% रखा। कैसे निकाला जरा पता लगाओ। वर्कर की एफिशिएंसी 75% रही, कैसे लिया 100% समय, लेकिन आउटपुट कितना दिया, सिर्फ 75% दिया है। मतलब एफिशिएंसी फेवरेबल आएगी एडवर्स आएगी, एफिशिएंसी फेवरेबल आएगी एडवर्स आएगी। और जल्दी बोलो रे बच्चों, ऐसा मत करो, जल्दी। एडवर्स आएगी क्योंकि कम आवर के आउटपुट के लिए उसने समय क्या ले लिया है, ज्यादा लिया है। लिखो इस लाइन को पूरा। इन अ 40-hour वीक, comma, the gang produced 270 standard hours. इसमें लिखना, इन्वर्टेड कॉमा डाल दो और डैश करके लिखो, द फॉलोइंग विल बी द इंटरप्रिटेशन, द फॉलोइंग विल बी द इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखना पॉइंट नंबर 1, 270 standard hours are cumulative hours for all the 9 workers taken together. Full stop. The following are the reason. The following are the reason. पॉइंट ए चल रहा है, नेक्स्ट लाइन में लिखना रीजन नंबर ए। अपने पॉइंट नंबर 1 डाला है, इसलिए रीजन नंबर यहां पे ए। इसमें लिखना डैश करके टेक्निकल रीजन। the word inverted comma में produced, inverted comma close, indicates the cumulative figure. Reason number B, general logic. General logic. In 40 hours time period, comma, how a single worker can produce output equivalent to 270 hours. Question mark. Next line. Red pen. Thus it means जो आउटपुट आया है वह 30 आवर्स ब्रैकेट में 270 डिवाइडेड बाय 9
ब्रैकेट क्लोज, में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। वाइल वही आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉमा हर वर्कर ने 40 आवर्स लिया है। बड़े चलो साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी इस क्वेश्चन की। इसी के ऊपर ये नंबर जो दिख रहे हैं ना आपको, कि जो पूछा है उसके ऊपर नंबर नहीं थे। इस लाइन को इंटरप्रेट करना ही सबसे मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताना अगली लाइन का, जो 1.5 लाइन का पैरा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। बोलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पहली लाइन का, एक्चुअल। एक्चुअल वर्कर आपको दिया है क्या? नहीं दिया। तो वो बता रहा है कि जो सेमी स्किल्ड के जितने एक्चुअल नंबर है वो 2 गुना है किसके मुकाबले? अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअल। अगर यहां पे एक्चुअल वर्ड ना देकर यहां पे स्टैंडर्ड दे देता ना, अब भी 2 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्यों? यहां पे स्टैंडर्ड दे देता, मुझे स्टैंडर्ड पता है 2, तो लिख देता सीधा ये 4। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो 2 टाइम्स का रेशियो है ये किस पर एक्सप्रेस्ड है? डिनोमिनेशन क्या है? एक्चुअल। लेकिन ये कंफर्म है जितना अनस्किल्ड है उसके मुकाबले डबल सेमी स्किल्ड है। उल्टा बोल दिया क्या? जितना अनस्किल्ड है उसके मुकाबले डबल सेमी स्किल्ड है। उल्टा बोल दिया ना? नहीं, इसको सीधा बोलना है उसकी भाषा में, तो जितना सेमी स्किल्ड है उसका आधा अनस्किल्ड है, जितना एक्चुअल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट वेरिएंस सभी तीनों कैटेगरी का नहीं दिया है, सिर्फ कौन से कैटेगरी का दिया है? सेमी स्किल्ड का दिया है। कितने रुपए? 160 फेवरेबल। फेवरेबल का साइन प्लस की माइनस? फेवरेबल का साइन प्लस की माइनस? प्लस। सबसे पहले क्या पूछा है? द वर्क नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी। कौन से वर्कर पूछा है? स्टैंडर्ड या एक्चुअल? अरे जल्दी, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए। एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्यों पूछेगा? तो दिया हुआ है। और ये ना भी बोलता तो ये आपको निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता? कल के लेक्चर को याद करके को बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। ये नहीं भी पूछता पहला वाला पॉइंट, और पूछना भी नहीं चाहिए था इसको, तो और मजा आती। बच्चे के 2-4 मिनट और खराब हो जाते हैं, यार क्या नहीं दिया है, जबकि वो डायरेक्टली पहले आपको निकालना ही पड़ता। कल का लेक्चर और आज आते साथ रिवाइज कराया था उसको मैंने। कैटेगरी वाइज आवर निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, और जब तक नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअल वाले पता नहीं लगेंगे, हम किसके आवर नहीं निकाल पाएंगे? एक्चुअल आवर्स नहीं निकाल पाएंगे कैटेगरी के। तो अगर ये ना भी पूछता तो भी हमें फाइंड आउट करना ही था। तो कितने कॉलम बनेंगे जल्दी से बताओ? अरे कॉलम 4 या 4+1? अरे जल्दी पार्टिसिपेट करो रे बेटा, ऐसे बैठे रहने में मतलब नहीं आया। 4 या 4+1? 4। 1 क्यों नहीं? आइडल टाइम है ही नहीं, कैसे मान ले आइडल टाइम है? बोलो भाई, हर कॉलम में क्या मल्टीप्लाई होगा लेबर के केस में? मैं आज से कंपलसरी क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसको सीरियसली अभी उतना नहीं ले रहा। सच्चाई है क्या ये? नहीं, होमवर्क के मत बोलो, थोड़ा तो फर्क पड़ गया ना, थोड़ा तो आज से कंपलसरी होमवर्क है, सीधा 20 रुपए। ना है तो है। नहीं, मैंने नहीं मना किया था, मैंने मना नहीं किया। हाँ, डिसीजन मेकिंग में नहीं रखेंगे भले, नहीं अभी कमिटमेंट नहीं तो अगर पता चला वहां पे नहीं पढ़ रहे तो मुझे फिर अस्त्र लगाना ही पड़ेगा। कोई कमिटमेंट नहीं, फाइन तो लगेगा, फाइन तो लगेगा। और जो कॉपी करेगा उस पर विशेष नजर रहेगी, सीधा कॉपी कराने वाले को 100 रुपए का फाइन, कोई छूट नहीं। कॉपी कराने वाले को तो भोला भाला है जिसने कॉपी किया, बेचारा फंस गया हो तो। और मनीष भैया कल से ध्यान रखना, मनीष कोई छूट नहीं। बोलो एक और चीज, पार्टी हो जाएगी, जहां बोलोगे जब बोलोगे सब हो जाएगी। अभी चलो, कौन था ये?
कुणाल या इसमें दोनों में से कोई था, वो नहीं थे। पार्टी हो जाएगी रे, जब बोलो जब हो जाएगी, क्या बड़ी बात है, तुम्हारे आगे पार्टी की क्या वक्त है। ऐसा भी आपने कितने लोगों को बोल बोल के टरकाया है, याद करो। तो सब आपसे ही तो सीखा है हमने भी। ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं यार, ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कैटेगरी वाइज आवर निकालना है तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होना ही होना है, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सबसे सिंपल चीज हर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगी कॉलम में पुटअप करने के लिए, एक्चुअल। बहुत बढ़िया बेटा, रेट बोलो, रेट 631। इससे सिंपल जिंदगी में कुछ ना हो पाएगा स्टैंडर्ड में। एक्चुअल का रेट बोलना 722। अब आपको पता है, चाहे आपको स्टैंडर्ड आवर निकालना हो चाहे आपको एक्चुअल आवर निकालना हो, अल्टीमेटली वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। क्या क्या? नंबर ऑफ वर्कर। क्या आपको एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर पता है? लेकिन अभी अभी आपने 10 से 12 लाइन लिखा है, एक्चुअल आवर कितने हैं? कितने? 40। अरे सर वो क्यों नहीं लगाया 2 बार W 1 बार P या 2 बार P? क्यों क्यों क्यों? आइडल आवर थोड़ी ना भाई कोई 40 40 40। क्या आपको स्टैंडर्ड आवर पता है? लिखा है, सब कुछ लिखा है, सोच कर बोलना। हाँ, स्टैंडर्ड आवर भी पता है, कितने हैं? 30। अब जो मैं बोल रहा हूं सोच कर बोलना, क्या आपको स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स पता है? हाँ, कितने? 4। क्या यही 4 3 2 मैं यहां पे लिख दूं? नहीं। और ये कब निकल जाएगा? RAH जैसे ही AH पता लगा उसको हम रेशियो में बांट देंगे 4:3:2 में। तो अगर ये वाली लाइन आपकी सही इंटरप्रेट हो जाती, ये वाली लाइन, तो सबसे पहला काम था जो दिया है, कई बार बता चुका हूं और आज और प्रूव हो जाएगा, नॉलेज मैटर नहीं करता, तरीका मैटर करता है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को, फाइनल के चैप्टर को प्रोसीड करते हो। हर चैप्टर के अपने अपने इंडिकेशन है। डिसीजन मेकिंग है तो पहले वहां पे पहचानो नॉर्मल कस्टमर है या स्पेशल है। ट्रांसफर प्राइसिंग है तो पहले वैरायटी पहचानो। ब्रेक इवन है तो पहले वैरायटी पहचानो। यहां पे सबसे पहले कॉलम पहचानो, फिर कॉलम में लिख दो। हर चैप्टर के अपने अपने तरीके, जहां आप वो तरीके भूले मतलब वो चैप्टर आपको निपटा देगा, फिर रिवीजन में भी निपटाएगा और साथ में एग्जाम में भी निपटाएगा। तरीका ड्रॉप नहीं करना है। एक चीज और बाकी है क्वेश्चन में जो अभी तक अपन ने यूज नहीं किया, और जब तक मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर नहीं पता लगेंगे मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो क्या वो एक ऐसा अमाउंट है, बोलेगा कोई नहीं, जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया, माइट बी वही एक स्टार्टिंग पॉइंट हो क्वेश्चन का, क्या निकालने के लिए? एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने के लिए। बोलेगा कोई नहीं। सब कुछ लिख दिया आपने, बस एक ही चीज बाकी है जो ब्रह्मास्त्र हो सकता है इस क्वेश्चन में, उस आधार बना के मुझे आगे बढ़ना है। क्या चीज? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले ये बताओ। मैं पूरा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो रेट वेरिएंस दिया है वो सभी वर्कर का मिला के नहीं दिया है, सिर्फ कौन सी कैटेगरी का दिया है? सेमी स्किल्ड। कितना बोला है? और इसी को टारगेट क्यों किया? क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में AH है, दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट का। तो यहां से रेट वेरिएंस निकलेगा। मैं बोल रहा हूं अगर मैं यहां पे X मान लू, X का मतलब क्या माना? X मतलब लेट इट बी द X, मतलब नंबर ऑफ वर्कर नहीं, पूरा सटीक चाहिए। लेट एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड, पूरा सटीक चाहिए, अधूरा ध्यान को मतलब ही नहीं है। लेट एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड भी। मैं बोल रहा हूं यहां पे अगर X आएगा तो यहां पे भी X आएगा। क्यों? दोनों ही एक्चुअल एक्चुअल है। अरे हाँ, यहां पे X आता, यहां पे Y आता, तो इससे कुछ भी नया नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन से एक ही अननोन इंफॉर्मेशन निकलेगी। चलो देखते इससे क्या पता लगेगा। लेट एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड बी। अगर आपको सेमी स्किल्ड पता लग गया तो तुरंत क्या पता लग जाएगा? अनस्किल्ड। और अगर सेमी स्किल्ड भी पता है, अनस्किल्ड भी पता है, तो तीसरा क्या बचा? स्किल्ड। वो भी पता लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये है, क्या दिया अपने को? लेबर रेट वेरिएंस। किसका भाई? ध्यान रखना, सिर्फ सेमी स्किल्ड का। तो क्या इन तीनों का टोटल लू? क्या इन तीनों का टोटल नहीं, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन।
क्या माना अपन ने इसको, x इंटू 40 प्लस नहीं माइनस, कितना है भाई, फेवरेबल है, फेवरेबल का साइन हमेशा प्लस, तो सॉल्व करो कितना आया 120x, x इज इक्वल टू, x क्या माना था, अरे x 4 नहीं माना था रे, x क्या माना था, एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड इज इक्वल टू अब बताओ क्या पता लग गया तुरंत, अनस्किल्ड पता लग गया, देयरफॉर एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स या मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, डिवाइडेड बाय, चलो भाई अब क्या बाकी रह गया इस क्वेश्चन में, एक और चीज, सेमी स्किल्ड पता लग गया, अनस्किल्ड पता लग गया। देखो मैं बिल्कुल स्टूडेंट मेंटेलिटी में जा रहा हूं, अब कहीं भी आपको ये दिया है कि टोटल कितने हैं, नहीं, तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब दो में से एक अजम्पशन आप ले सकते हो, और ये डेफिनेटली है कि एक अजम्पशन ज्यादा लॉजिकल है, कुछ भी दिया नहीं है, इन दोनों का तो रेशो दिया था तो हमने निकाल दिया, अगर ये टोटल दे देता तो बात ही खत्म हो जाती, नहीं दिया, तब ध्यान देना, दो अजम्पशन में से एक अजम्पशन ज्यादा लॉजिकल है। पहला, कुछ भी नहीं बोला तो हम ये माने जो स्किल्ड के नंबर है 4, वही स्टैंडर्ड भी है और वही एक्चुअल भी है। दूसरा, हम यह माने कि यार टोटल तो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ उनके मिक्स में चेंज आया होगा, मानना तो दोनों ही है, दोनों में से क्या लॉजिकल लग रहा है आपको, क्योंकि इसके अलावा तीसरा कोई अजम्पशन वैलिड भी नहीं है। ये बहुत इलॉजिकल हो जाएगा कि आप ये मान लो कि स्किल्ड 4 है, सोचा था और अपॉइंट भी कितने हुए 4, जब इनके नंबर चेंज हो सकते हैं, देखो नंबर चेंज हुए, सेमी स्किल्ड कितना है 4, माना अनस्किल्ड कितना रहा 2, लेकिन जब इनके नंबर चेंज हो सकते हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है इनके नंबर भी चेंज हो सकते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा अजम्पशन ही है, कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा ही होता है। स्टैंडर्ड में अगर 9 है तो एक्चुअल में 10 भी हो सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, गैंग के जितने वर्कर है या कैटेगरी के जितने वर्कर है, सिंपल भाषा बोलो तो गैंग के जितने सोचा था वर्कर, एक्चुअल में भी गैंग के उतने ही वर्कर रहे, सिर्फ उनके आपस में क्या हो गया, मिक्स चेंज हो गया, है ना। ध्यान रखना, ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, क्योंकि आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, सेमी स्किल्ड निकाल लिया, अनस्किल्ड निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्किल्ड। अज्यूम स्टैंडर्ड गैंग वर्कर्स इज इक्वल टू एक्चुअल गैंग वर्कर, हमने कैटेगरी नहीं बोला यहां पे, देयरफॉर एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड, कितना मान रहे हो, ये कितना दिया है 9, तो ये भी कितना माना 9, 9 में से आपको क्या क्या पता है 4 और 2, तो ये कितने वर्कर आ गए, तीन बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस इसी 2 पॉइंट के कारण। पहला वो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाइन इन अ 40 आवर वीक गैंग प्रोड्यूस 270 स्टैंडर्ड आवर, दूसरा ये वाला पॉइंट, तो 2 पॉइंट ही इस क्वेश्चन को पूरी जान दे रहे, जिस कारण 4 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ रहा है। अब जल्दी से आप कंप्लीट करो उसको,
अब आपको पता लग गया नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, बोलना 3 4 2, जल्दी से करो, एच निकल जाएगा, उसको रेशो में बांट दो, जो जो पूछा है जैसे जैसे पूछा है उसको वेरियांस कैलकुलेट कर दो। हार्डली 3 से 4 मिनट दूंगा, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं। चलो नंबर ऑफ वर्कर फिलअप कर दो, यहां पे 3 4 2 3 4 2, अमाउंट निकालो, आरएच निकालो और वेरियांस जो जो पूछा है उसको निकालो। जो बच्चे लेट आए उन्होंने तो गिव अप ही कर दिया ना, नए क्वेश्चन से पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं।
चलो भाई, हो गया। यहां पे कल भी मैंने आपको बताया था, एक नाम उसने वेरिएंस का नया दे दिया है, जबकि वो अपन दूसरे नाम से जानते हैं। टोटल जो गैंग वेरिएंस बोला है ना, अपन इसको क्या नाम से जानते हैं? गैंग कंपोजिशन वेरिएंस या गैंग मिक्स वेरिएंस। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा ना, इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, ऑथर कहीं से भी दे सकता है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से वो वेरिएंस जाना जाता है। देगा इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि वहां की भाषा में देगा। चलो भाई, अब बढ़ते आगे। अपन लेबर हो गया अपना। अब जो बच्चे लेट आए थे उनको भी अब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग डाल दो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। मटेरियल के इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8-8 नंबर के, लेबर के पूछे जाते हैं। वेरिएबल ओवरहेड के कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कैसे? इंडिविजुअल। ये कब काम आएगा आपको? जब आपको मटेरियल भी पूछा है, लेबर भी पूछा है, तो उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड भी पूछेगा, तब ये पॉइंट काम आएगा। अभी काम का नहीं है इंडिविजुअल में क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं कि 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा वेरिएबल ओवरहेड का, ऐसा कुछ कहीं चार्ट बना था? कहीं ना कहीं आया था, 10 दिन भी दिया था उस चैप्टर को अपन ने। या क्या याद आया? 7 बेस होते थे ओवरहेड को इनकड और रिकवर करने के, तो वो ये बेस है। अब तो सब बोलेंगे। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, फिर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, फिर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, फिर यही सिर्फ 7 बेस नहीं होते, ये ट्रेडिशनल में 7 बेस होते थे। एबीसी में तो कोई लिमिट ही नहीं थी, कोई लिमिट ही नहीं थी। अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात यह है, बहुत बहुत अच्छी बात यह है, अपने सिलेबस में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिलेबस में सिर्फ ये वाली वैरायटी है। ये बताना रियल लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है कि जो अपन पढ़ रहे हैं बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में पढ़ रहे हैं। क्या? वेरिएबल ओवरहेड। जबकि वेरिएबल ओवरहेड 7 के ऊपर इनकड हो सकती है बेस बना के, प्लस 8वां बेस भी आ सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर रही है? एबीसी यूज कर रही है। अपने आईसीआई के सिलेबस में अगर वेरिएबल ओवरहेड का कभी भी क्वेश्चन पूछा है, और आगे बोलना पूछेगा, तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का इंकरेंस वो किस पे मानेगा? लेबर आवर को। दिस इज द ओनली वैरायटी फॉर आईसीआई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिलेबस। सिलेबस में नहीं बोले, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिलेबस में। ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत मेहनत बच गई। नहीं तो इसमें बहुत कम से कम 3-4 दिन खप जाता अगर ये इतनी 7 वैरायटी होती। सभी के फॉर्मूले डिराइव करना बिल्कुल अलग लॉजिक होता। रियल लाइफ की बात नहीं है, अपन अपनी स्टडी लाइफ की बात की। सिर्फ एक ही वैरायटी अपने सिलेबस में, इसके अलावा सभी वैरायटी होती है। इवन 8वीं वैरायटी भी हो सकती है अगर ऑर्गेनाइजेशन एबीसी लगा रही। बड़े चलो, अब अगर वेरिएबल ओवरहेड का इनकरेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेबर आवर्स के ऊपर। तो बहुत सोच कर बोलना ना, जल्दबाजी मत करना जो मैं पूछना चाह रहा हूं। लेबर में ऐसा क्या डेटा है जो कट कॉपी पेस्ट बोलेगा? कोई नहीं है ना, जो कट कॉपी पेस्ट वेरिएबल ओवरहेड में आएगा, चूंकि वेरिएबल ओवरहेड इज डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर्स। बोलेगा कोई नहीं। कौन सा ऐसा डेटा है लेबर का जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट करोगे? बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, आपको वही डेटा वेरिएबल ओवरहेड में बिल्कुल लिख देना बिना मेहनत के। लेबर का वेरिएंस याद करो, अभी अभी अपन ने लिखा है। हर्षिता शाम,
स्टैंडर्ड आवर अंडर लेबर एंड स्टैंडर्ड आवर अंडर वेरिएबल रेट विल बी 99 भी नहीं, 100% सेम। इफ कोई आगे बोले, इफ इसी चार्ट को देखकर, इफ वेरिएबल ओवरहेड इज डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर, लेबर में जो आपने एक्चुअल आवर लिया है वही एक्चुअल आवर कहां पे आना है, वेरिएबल रेट में। कोई पूछे क्यों? सिंपल रीजन है, जल्दी बोल दो। वेरिएबल रेट इज डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर, तो भैया जितने लेबर आवर है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो एक्चुअल हो, वही डेटा कहां पे काम आएगा, वेरिएबल रेट। तो इसको अलग से क्यों निकाल रहे हो? फिर क्या डिफरेंस आएगा? फिर लेबर में निकाल लिया ना यार, फिर डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं अलग से निकाल रहा हूं तो कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए ना। रेट अलग अलग होगा, लेबर में जो आप वेरियांस निकाल रहे हो वो लेबर को पेमेंट देने का निकाल रहे हो, जबकि यहां पे जो वेरियांस निकालोगे ये वेरिएबल ओवरहेड का निकालोगे। वेरिएबल ओवरहेड का सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ा कंपोनेंट, अरे ये मत भूलो रे, ये बहुत बेसिक चीज है। वेरिएबल रेट का सबसे बड़ा कंपोनेंट, वो ना हो तो वेरिएबल रेट का नाम भी खत्म हो जाए दुनिया से। पावर, सब भूल गए, पूरी कॉस्टिंग है ना, 90 दिनों में ही पढ़ाओ। जो पढ़ रहे बेटा वो तो पढ़ो पहले। चलो, तो ये बहुत सिंपल जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, मेहनत नहीं करना है। जो लेबर में आपने सीखा था पूरा वही है, बस डिफरेंस कहां पे आएगा, रेट में। नहीं, पहले ये लिख दो, रेट पे हेडिंग डालना, व्हाट शुड बी द सेम इन लेबर वेरियांस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरियांस। If variable overhead is dependent on labor hours, तो हम ऐसा बोलेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ लेबर कौन कट होगा, कॉपी होगा और पेस्ट होगा। ये वाली चीज कट कॉपी पेस्ट होगी या ये वाली चीज कट कॉपी पेस्ट होगी? ये 1 या 2, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कट कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन पहले कौन सा ही निकलेगा तभी दूसरा निकल पाएगा। पहले लेबर के स्टैंडर्ड आवर निकलेंगे, जो वहां पे आएगा वो कट कॉपी पेस्ट कहां पे यूज कर लेना, वेरिएबल ओवरहेड में। क्या मतलब, क्या फायदा जानने से? मतलब आपको चाहिए लेबर के स्टैंडर्ड आवर और आपको नहीं पता है ना, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको किसके स्टैंडर्ड आवर पता है, वेरिएबल ओवरहेड के। यू कैन जस्ट यूज इट। ये होमवर्क में काम आएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ध्यान रखना। इसके बिना आपका होमवर्क नहीं बनेगा, मतलब आपके 20 रुपए गए। और कल बिल्कुल बहाना नहीं चाहिए कि सर नहीं बना ना, ये तो शब्द ही हटा दो कि नहीं बना। इतना सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपसे, पूरा बनना चाहिए। शर्त यह है आपने मेथोडोलॉजी फॉलो किया। नीचे लिख दो पर्पस, क्या पर्पस है इसका। आवर्स ऑफ लेबर, पर्पस, आवर्स ऑफ लेबर कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड for hours of variable overhead. चलिए एक बहुत बड़ा सा पॉइंट पूछ रहा हूं। लेबर के स्टैंडर्ड आवर है 200, अपने मन से लिया, जल्दी से बता दो एक्चुअल आवर ऑफ लेबर कितने? अभी भी लिखा है लेबर के स्टैंडर्ड आवर 200 है, तो एक्चुअल आवर ऑफ लेबर कितने? 200। सही है। आपस में क्या हो सकते हैं? दोनों इंटरचेंजेबल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने क्या लिखा है जरा पढ़ो आप। हमने ये नहीं लिखा कि दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होंगे, हमने लिखा लेबर के आवर वेरिएबल रेट के आवर के साथ इंटरचेंजेबल होंगे। नहीं तो बच्चा बहुत ज्ञानी हो जाता है, फाइनल में आके वो अपने आप से कंक्लूजन निकालता है, लिखा क्या, समझाया क्या और वो कर क्या रहा है, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो बच्चा इसको मान लेता है सर ने बताया था कि दोनों इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। ना,
स्टैंडर्ड आवर लेबर के स्टैंडर्ड आवर के साथ रिप्लेस हो सकते हैं वेरिएबल रेट के। और ये कब हो पाएगा फ्रिप और फ्रिप? जब वेरिएबल रेट का रिकवरी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? बाकी दूसरे बेस पर ये बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा, लेकिन अपने को दूसरे बेस पे मतलब भी नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं। तो पास होने के लिए तो सिर्फ आपको ये वाला नॉलेज ही चाहिए, ठीक है। पावर ये अपना वेरिएबल रेट में कोई कैटेगरी वगैरह नहीं होती है, तो सिंपल 3 कॉलम बनेंगे, दैट्स ऑल। बताना लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है तो हर कॉलम में क्या मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बोलो। आप भूल जाओ कि अभी आप वेरिएबल रेट बना रहे हो, आप मान के चलो लेबर बना रहे हो। बोलो हर कॉलम आवर इंटू रेट, आवर इंटू पहले कॉलम में आवर बोलना स्टैंडर्ड, बाकी हर कॉलम में फॉर्मूला बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। तो डिफरेंस कहां आएगा अमाउंट में? एसएच और एएच में नहीं आना है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आना है? लेबर में अगर एक कॉलम बनाओगे तो वहां पे लेबर का रेट लोगे, यहां पे किसका रेट लोगे? वेरिएबल रेट का। तो ये तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं, फॉर्मूले के कारण आपका स्टैंडर्ड गलत नहीं होगा। गलत होगा तो बस आपने अगर मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं किया जो आपको सिखाई गई, तो फिर गलत होने के पूरे चांस है। बोलो भाई किस बात का डिफरेंस है? रेट का। किस बात का अंतर है? आवर का। मतलब ये कहलाएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये रेट का अंतर है, लेकिन ओवरहेड में रेट ना बोल के एक नया नाम यूज होगा, एक्सपेंडिचर। रेट वेरिएंस नहीं बोलते, यहां पे क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और पहले और दूसरे को जोड़ दे तो बताना क्या नाम देंगे? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। 99 भी नहीं, पूरे कंसेप्ट किसके समान है? लेबर के सिंगल कैटेगरी के समान है। सिर्फ अंतर कहां पे है? रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट आज का महफिल जाएगा अगर कुछ है ना तो ये है कि इंटरचेंजेबली आप इन दोनों को यूज कर सकते हो, जो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। चलो भाई मेथोडोलॉजी क्या है पहले बता चुका हूं। फॉर्मूले आपका गलत नहीं करेंगे, मेथोडोलॉजी आपकी गलत तब करेगी जब मैंने जो तरीका बताया था कि जो दिया है उसको लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो जल्दी से आप एक क्वेश्चन ट्राई करें। 162 बहुत सारी चीजें डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन बहुत इजीली ये निकाली जा सकती है। जो हमें जरूरत है आप उस पर टारगेट करना, और जो दिया है उसको लेट नोट इट डाउन इन अवर कॉपी। 162 जल्दी से आप ट्राई करें।
मैं बहुत मस्ती की बात कर रहा हूं, पीछे वाले पूरे डिस्टर्ब होते हैं भाई, जो रेगुलर आ रहे हैं वो पूरे डिस्टर्ब होते हैं। चलो भाई, बिना मेहनत के क्या क्या दिया हुआ है बिल्कुल रेडीमेड, ये 7,000 रुपए दिया हुआ है, क्या बोलते हो? दिया है? FR दिया है क्या? नहीं, एज दिया हुआ है, कितना? 4500। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बच्चों, मैं आपका बहुत भला चाहता हूं, अगर आपको पार पाना है फाइनल की कॉस्टिंग तो आपको लिख के करना पड़ेगा, खाली बैठे रहो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आपको ये 2 डेटा रेडीमेड नहीं दिए, क्या क्या? FH और FR, लेकिन FH निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, FH हमेशा किसके आधार पर निकलता है? एक्चुअल आउटपुट। 1 यूनिट पर 20 आवर, तो 250 लू 300 लू? 250, तो बोलना कितना आवर? 5000। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। जो इसमें मेन कैलकुलेशन है वो FR है, जिसके लिए आपको पहले दिन का लेक्चर याद आना चाहिए था। जो बता देगा मुझे पहले दिन का लेक्चर, मैं उसको कैडबरी इज नॉट इक्वल टू सिल्क, कैडबरी। कब स्टैंडर्ड और बजट इंटरचेंजेबल है और कब नहीं है, मैंने पूरा 1 घंटा लिया था बैच का। कब स्टैंडर्ड और बजट इंटरचेंजेबल है और कब नहीं है, बोलो धीरज। बहुत फाइन दिया तुमने, पर यूनिट दिया तो इंटरचेंजेबल, कब इंटरचेंजेबल नहीं है? चलो, आपने कैडबरी अर्न कर लिया, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा ना, जाते जाते कैडबरी मिली है। तो अगर टोटल के अलावा किसी भी डिनोमिनेशन में दिया है तो स्टैंडर्ड और बजट क्या है आपस में? इंटरचेंजेबल है, लेकिन टोटल में दिया है तो इंटरचेंजेबल नहीं। कोई बता दे तो उसको एक कैडबरी। टोटल में क्यों इंटरचेंजेबल नहीं है? उसको एक नहीं 2 कैडबरी, कैडबरी नॉट सिल्क। वेरिफिकेशन चल रहा है। सवाल क्या है सर, पापा बोलो। टोटल में इंटरचेंजेबल नहीं, क्यों नहीं है? सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है, ज्यादा घुमाना नहीं है, फिराना नहीं। मैं उन बच्चों को देख रहा हूं जिन्होंने फाइन बहुत दिया है, पहले उनका आके बोलो। खुशबू, बजट में आउटपुट बजटेड होता है, स्टैंडर्ड में आउटपुट एक्चुअल होता है, इसलिए कभी भी ये टोटल में सेम नहीं हो पाएंगे, मतलब इंटरचेंजेबल नहीं हो पाएंगे। तो अब देखो, ये FR निकालना है, ये लॉजिक बड़ा काम आएगा। हमें FR निकालने का कोई तरीका ही नहीं दिया, हमें BR निकालने का तरीका दिया है, बजटेड रेट। लेकिन हमें पता है पर टोटल के अलावा कोई भी डिनोमिनेशन में जो बजट है और जो स्टैंडर्ड है वापस में क्या है? इंटरचेंजेबल। एक है तुक्के से आप लिख दो, बात अलग होती है, और एक लॉजिकली लिखो, इट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यहां पे देखो, 300 यूनिट को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो बोलो आप कितने आवर? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा हूं मैंने। 300 यूनिट को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो अमाउंट बोलो। 6000। 6000 को शब्दों में बोलो, क्या है 6000? एक्सप्लेनेशन नहीं, शब्द। स्टैंडर्ड आवर, अरे स्टैंडर्ड आवर ही तो होंगे ना। स्टैंडर्ड आवर किसके आधार पे निकलता है? एक्चुअल आउटपुट के आधार पे। तो इसको क्या बोलूं? 300 इंटू 20 को बजटेड आवर, ठीक है। तो बजटेड आवर कितने? 6000। बजटेड रुपए कितने? 7,800 रुपए इनकर्ड होने का सोचा था बजट में। कितने बजटेड आवर के लिए? 6000। मतलब पर बजटेड आवर कितने रुपए सोचा था? 1.3। और जो बजटेड रेट पर आवर है 99 भी नहीं, 100% वही क्या है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर है, क्योंकि टोटल में एक्सप्रेस नहीं है तो आपस में वो हमेशा इंटरचेंजेबल होंगे। सिर्फ एक डिफरेंस है बजट और स्टैंडर्ड में, और वो क्या है?
बजट बनता है बजटेड आउटपुट के लिए और स्टैंडर्ड बनता है एक्चुअल आउटपुट के लिए बनाया गया बजट। ऐसा तो बहुत अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि वो पॉइंट आपको याद आना चाहिए। 300 यूनिट से आप पहले निकालो कितने बजटेड आवर, 6000, 7800 रुपी डिवाइडेड बाय 6000 बजटेड आवर। तो जो पहले अमाउंट आएगा ना 1.3, उसको पहले क्या बोलेंगे अपन, बजटेड रेट पर आवर। क्योंकि अब पर यूनिट में टोटल में छोड़कर बजट और स्टैंडर्ड हमेशा इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे 1.3। ये बहुत अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन का, और ये तभी हो पाएगा बच्चों, ये पॉइंट तभी पकड़ पाओगे जब जो सिंपल है पहले आप उसको लिख दो। तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में खूबी क्या है, आपको ढूंढना क्या है। मैं आपके साथ कितने दिन, 10 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा, अब नहीं तो फिर कब सीखोगे लिखना। और बताऊं फिर वो बच्चा क्या करता है बाद में, फिर वो ऑडिट करता है किसका, पीएम का और नोट्स का, और वो उसको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देगा कहां पे, 3 घंटे। जो बच्चे ने हैबिट कल्टीवेट नहीं किया ना लिख के सॉल्व करने की, वो ऑडिट करेगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, लिख दो आप कॉपी में, या आपको बाद में याद आएगा जब भी आपके अटेम्प्ट के पहले आप 4-6 महीने पहले कोशिश करोगे ना रिवाइज करने की, आप ऑडिट करना चालू करोगे। और जहां ऑडिट किया मतलब आपने इंटरप्रिटेशन खो दिया, और एग्जाम में इंटरप्रिटेशन आता है, उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है फाइनल की, प्रॉब्लम में नॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता, फॉर्मूले मैटर नहीं करते, तरीका जितनी जल्दी सीख जाओ भाई उतना अच्छा है। ये 1.3 कैसा है लिख देना भैया ना, बाद में याद नहीं रहेगा आपको। आ गया था, वेरी गुड। चलिए साहब बड़े, अब आ जाओ मटेरियल टॉपिक को फाइनली खत्म करते हैं अपन। अभी तक अपन ने मटेरियल पढ़ा, लेबर पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, मटेरियल के एक टॉपिक बाकी है, उसको खत्म करते हैं। अब हेडिंग डालो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाम देख के ही पता लगा सकते हो किन दो चीज का डिफरेंस डिनोट होगा यहां पे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए लॉजिक। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब किन दो चीज का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कौन सी, स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एक्चुअल, ये कई बार देख चुके हैं ना। अब इसी में क्या नया है, अब आप कंप्यूटेशन कब कर रहे हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी दो पार्ट में बाइफर्केटेड होगा, एट द पॉइंट ऑफ परचेज एंड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। चाहे कभी भी कंप्यूट हो, प्राइस वेरिएंस है तो दो चीज का डिफरेंस, जल्दी से नाम बोलो, क्या दो चीज का डिफरेंस। पार्टिसिपेट करते चलना बच्चों, बहुत जरूरी है, नहीं तो चैप्टर आपको पूरा हाथ से निकल जाएगा और बोरिंग भी लगेगा फिर। क्या दो चीज का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। यहां पे भी इसका डिफरेंस, यहां पे भी इसका डिफरेंस। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कौन सी, एक्चुअल या स्टैंडर्ड, एक्चुअल। तो फिर डिफरेंस क्या क्रिएट होगा यार, दोनों में अगर सेम फॉर्मूला है, सब चीज सेम है, डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, यहां पर जो एक्चुअल क्वांटिटी आएगी वो आएगी परचेज वाली। ये बहुत थ्योरेटिकल अजम्पशन होता है कि परचेज और कंजम्पशन बिल्कुल सेम है। सिर्फ जेआईटी में पॉसिबल है कि परचेज और कंजम्पशन आपका क्या है, सेम। नहीं तो जितना परचेज करोगे डेफिनेटली कंजम्पशन इंस्टॉलमेंट में होगा, ना कि एक साथ होगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस दो पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहां पे लिखा नहीं अपने टाइम, दो पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला परचेज पर, दूसरा
कंजम्पशन पर। दोनों जगह परचेज हो सकता है क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में? क्या प्रॉब्लम आएगी अगर दोनों पॉइंट पर परचेज कंप्यूट कर लिया तो? डुप्लीकेशन ऑफ वेरियांस हो जाएगा, जो परचेज पे निकाला वही कंजम्पशन पर। लॉजिकल क्या है? कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लॉजिकल क्या है? एग्जाम के लिए तो जो बोलेगा मानना पड़ेगा। लॉजिकल क्या है रियल लाइफ के लिए? परचेज पर निकालना चाहिए या कंजम्पशन पर निकालना चाहिए? परचेज पर। क्योंकि अगर आप कंजम्पशन पर निकाल रहे हो, अपने मन से मान लेता हूं 10,000 kg परचेज किया, क्या पूरा उसी दिन कंज्यूम्ड हो जाएगा? मान के चलो इसमें से 7,000 कंज्यूम्ड हुआ अप्रैल 2016 में, तो आप क्या कर रहे हो? जो भी आपका वेरियांस है ना, आप उसको इंस्टॉलमेंट में डेफर्ड कर रहे हो। मतलब अपनी गलतियों को जोर का झटका जोर से ना लगने देके धीरे धीरे लगने दे रहे हो। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कि आप क्या कर पाओ, कॉस्ट कंट्रोल कर पाओ, वो आपका डिफीट हो रहा है फिर। अगर आप यहीं पे इसको निकाल लेते तो आप करेक्टिव एक्शन यहीं पे लिए जा सकते थे कि यार प्राइस क्यों ज्यादा आई या कम आई, तो आगे भी फिर कम ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप कंजम्पशन तक डेफर कर दोगे तो वो अच्छाई या बुराई इंस्टॉलमेंट में आपको पता लगेगी, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वही चीज आपने 2 या 3 4 बार 10 बार और रिपीट कर दिया होगा। कब के लिए? रियल लाइफ के लिए। एग्जाम में तो जो बोले वही आपको करना है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ? सिमिलरिटी क्या है? दोनों में ही प्राइस कंपेयर होगा। क्यों? प्राइस वेरियांस है। दोनों में ही क्वांटिटी कौन सी आएगी? एक्चुअल, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कितना लगना चाहिए था। बस अंतर क्या है? अगर कंप्यूटेशन का पॉइंट ऑफ टाइम है परचेज के समय, तो यहां पे क्या निकलेगा? परचेज क्वांटिटी। और यहां पे कोई बता सकता है AQ क्या है आगे? एक्चुअल क्वांटिटी आगे एक वर्ड बोलना है तो लिखा है आपके स्क्रीन में, लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है। यहां पे लिखो पॉइंट। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? पूरा फुल फॉर्म लिखना आप। इसको बोला जाएगा मटेरियल परचेज प्राइस वेरियांस। आप पूरा फुल फॉर्म लिखना। और इसको नॉर्मली जो बोलते हैं अपन वही बोलेंगे MPV। पहले वाले को बोलेंगे मटेरियल परचेज प्राइस वेरियांस। यहां पे लिखना आप कंजम्पशन में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड कॉमा वी विल कंप्यूट ओनली दिस वेरियांस। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वी विल कंप्यूट ओनली दिस वेरियांस, मतलब MPV। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, जबकि लॉजिकल परचेज होना चाहिए था। तो बता सकता है कौन सा वेरियांस जो हम स्टेटमेंट बनाते थे उससे नहीं निकल पाएगा? जो बता देगा उसको 170 वाली सिल्क। बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसका। जब हमने स्टेटमेंट बनाते ना, तो 3 कॉलम 4 कॉलम, इतनी जल्दी नहीं आएगा रे कुणाल, टाइम लगेगा। टैलेंट बोलता है हमारा ना। कौन सा वेरियांस कभी भी, अब वो जो अपने स्टेटमेंट बना के फॉर्मूला निकालना सीखा उसको कभी नहीं निकल पाएगा। मतलब दूसरे शब्दों में वो वाला वेरियांस आपको निकालना है तो आपको अलग से उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये या ये डिपेंड करेगा कौन सा। तुम्हारे को एक बार मिल चुकी है को, और कोई बोलो यश। क्यों नहीं निकल पाएगा? सिंपल 1.5-2 लाइन में मैक्सिमम लॉजिक। एक्चुअल आवर्स कहां से आ गए? गिवन रहती है नहीं रे भाई। निकालो मटेरियल का वेरियांस निकालो। जो आप कॉलम नंबर 1 छोड़ दो, कॉलम नंबर 1 में तो आप हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हो, बाकी हर कॉलम में आप क्या लेते हो? एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब एक्चुअल, इसलिए मैं बार बार वो लाइन आपसे दोहरा रहा था जब हमने मटेरियल पढ़ा था। एक्चुअल आउटपुट के लिए आगे बोलना, जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। बार बार ये लाइन में रिपीट करवा रहा था आपसे इसी कारण से कि जब जो स्टेटमेंट में लेते हैं वो कौन सी क्वांटिटी लेते हैं? जो एक्चुअल आउटपुट के लिए कंज्यूम्ड हुआ है, ना कि जो एक्चुअल आउटपुट के लिए परचेज्ड हुआ है। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखना भाई,
दिस वेरियांस कांट बी कंप्यूटेड through our 3/4 column statement. This variance can't be computed through our 3/4 column statement. चलो भाई बड़े, तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए आपके। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर C9, पेज नंबर 132 में आए। जल्दी से ना, मैं इसको बिल्कुल नहीं कराता हूं, एक भी नहीं कराता हूं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, सब आपको ही करना है। पहले 9 ट्राई कर लो कॉपी में, जल्दी से कॉपी में। C9 पेज नंबर 132। बोलो भाई कितना आया? एक तो 60,000 आया होगा, कौन सा वाला? परचेस प्राइस और प्राइस वेरिएंस जो भी आया वो 92,000 इंटू 0.6। C10 ट्राई कर लो। कौन सा प्राइस वेरिएंस कंप्यूट कर रहे हो C10 में? परचेस प्राइस। लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना, इसने बोल दिया कि कंपनी की पॉलिसी है कि वेरिएंस कब निकाला जाता है? परचेस के समय। तो जो आप 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो फेवरेबल है एडवर्स है? 50 पैसे फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल। जितने में सोचा था उससे कम में मिला, तो मल्टीप्लाई 19,800 से नहीं होगा, कितने से होगा? 23,000 से होगा, क्योंकि लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पॉइंट ऑफ कंप्यूटेशन कब है? एट द टाइम ऑफ परचेस। तो कितना आ गया? 11,500 फेवरेबल। C11 में थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको ना, थोड़ा सा हल्का सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा।
आंसर बताऊं क्या? तो फिर कैसे भी निकाल लूंगा। आंसर बता दिया तो फिर तो आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है। हल्का सा दिमाग लगेगा और एक हिंट दे देता हूं, अल्फाबेटिकली डिकोड कर देना चीजों को, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। जो पूछा है वो निकालना। चलो भाई सॉल्व कराऊं। इसका आंसर है कितना? 25,000। सही है। आपने डॉस पढ़ा है कभी जीवन में? डीओएस, कंप्यूटर से रिलेटेड। कहीं अगर फॉर्मल एरिया में आपने कोचिंग लगाया ना कंप्यूटर की एकदम 10, 12, 15 साल पहले, तो सबसे पहले आप कुछ भी सीखना हो, सबसे पहले आज भी क्या सिखाया जाता है? डॉस सिखाया जाता है। कैसा होता है? ब्लैक स्क्रीन होती है, याद करो। और जो फॉन्ट साइज चलता है वो क्या होता है? व्हाइट। मतलब अगर आपने डॉस की लैंग्वेज में बातें नहीं किया तो वो आगे कमांड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। सेम इज द केस विथ रिवर्स वर्किंग क्वेश्चन। इसको नहीं समझती आपकी भाषा कि एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या लगना चाहिए था, इसको नहीं समझता क्रेडिटर वाली भाषा। इसका इनपुट, इसकी जो समझ है वो सिर्फ अल्फाबेटिकल है। अभी देखना, आप आगे एक क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने चीजों को अल्फाबेटिकली कन्वर्ट नहीं किया, आप रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन अडॉप्ट नहीं कर पाओगे फाइनल लेवल पर। तो एक सिंपल सा अपने आप को चेंज करना है। हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ना बोल के इसको अल्फाबेटिकली बोलो। क्या बोलेंगे? सोच कर बोलना। अल्फाबेटिकली एम, आगे बोलो ना, MPPV। और ए नहीं होता फाइन। फाइन क्या होता है एडवर्स का? -4000। हम स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी, इतना बड़ा वर्ड बोलना ही नहीं, 2 अल्फाबेट का वर्ड बोलना है बस, खत्म। क्या? SP, खत्म। ये इसको डिकोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको रिवर्स वर्किंग पूछ रहा है। रिवर्स वर्किंग का मतलब वेरिएंस दे दिया, आपसे बेसिक डेटा पूछ रहा है। कोई बताए 125 दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। क्या क्या? क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस कौन सी वाली? 125 दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस कौन सी वाली? एक्चुअल या स्टैंडर्ड? बहुत लॉजिकल है। एक्चुअल, सामने वाले को क्या मतलब, तुमने क्या सोचा था, जिस प्राइस पर चल रहा है तुमने एग्री हुए इसलिए उस प्राइस पर बेचा। क्वांटिटी कौन सी? प्राइस तो एक्चुअल आ गई, क्वांटिटी कौन सी? क्रेडिटर्स में। एक्चुअल भी नहीं, बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो इसको अल्फाबेटिकली डिकोड कैसे करेंगे? AQP इंटू AP। बताओ मैंने बहुत कुछ नया कर दिया क्या? नहीं, ये आपको भाषा कम्युनिकेट करना पड़ेगा इस रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन से, तो बिल्कुल आपकी ट्यूनिंग बैठेगी। मतलब लोगों के लिए कितना भी टफ हो क्वेश्चन रिवर्स वर्किंग वाला, आपके लिए बहुत सिंपल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे? MPPV दिया है, कितना? एडवर्स फेवरेबल की भाषा नहीं समझती, माइनस प्लस समझेगा उसको, -4000। इसको बोलना ये क्या है भाई? AQ नहीं है, AQP है, क्योंकि क्रेडिटर को मतलब नहीं आपने कितना कंज्यूम किया। क्रेडिटर उससे बनेगा आपकी बुक्स में कि उसकी बुक्स में? आपकी बुक्स में जितना आपने परचेज किया है इंटू AP। कितना? 1,25,000। फिर बोलना SP कितना? 4 पॉइंट। और एक और चीज आपने बहुत बचपन में सीखा था, जब भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जो चीज पूछता है ना उसको आप क्वेश्चन मार्क करके लिखते थे। बस वही बचपन के दिन की टेक्निक आपको वापस से यूज करना है, ताकि आप पूरे 8 में से 8 नंबर ला पाओ। तो मुझसे पूछा क्या है? AQP को मैं क्वेश्चन मार्क में डाल दूंगा। क्या ये चीजें स्टेटमेंट में काम आ पाएगी? क्या क्यों नहीं आ पाएगी? परचेस वाली क्वांटिटी कभी स्टेटमेंट में काम नहीं आती। तो हम किसका फॉर्मूला यूज कर ले? MPV। क्या डिफरेंस आएगा? SP माइनस AP इंटू MPV कितना दिया है? -4000। SP माइनस, एक इक्वेशन से 2 अननोन इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाएगी। क्वेश्चन भी पूरा खत्म हो गया। मजाक नहीं करा होगा क्वेश्चन ने, तो आगे क्या करें? एक और ट्राई मार लो, उसके अलावा कुछ ट्राई बचा ही नहीं है। क्या एक और कर सकते हैं अपन कुछ? क्या ब्रैकेट एक बार ओपन करके देखो, कुछ पता लगता है क्या? कुछ नया पता लगा?
हाँ, ये जो पहली अल्फाबेटिकल लिख दिया था ना, आपको तुरंत पता लग गया ये इनपुट तो पहले से ही है, अपने आप आपका माइंड वाला सिस्टम उसको इनपुट कर लेगा। तो यहां पे लिख देंगे 125, तो AQP कितना आ जाएगा, 25,000 kg। ऐसा है बॉस। अपनी एक मेथोलॉजी है ना फाइनल की, बार बार मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूं, उसको आप अवॉइड मत करना, कोई सेंस नहीं है। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन आप अपनी मेहनत से पूरा करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन। ये हो गया लिख के, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ये रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है। मैं देखता हूं आपने कितना मेथोलॉजी को, जो मैंने अभी समझा आपको 5 मिनट पहले, उसको फॉलो किया है। 163 आपको करना है, 164 आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है। ना बना ये तो वर्ड चाहिए नहीं, बनेगा ही बनेगा, कोई डाउट ही नहीं। 164 आपके लिए कंपलसरी होमवर्क है। अभी आप करेंगे 163। मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूं, ईमानदारी से करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना।
चलो भाई स्टार्ट करूं क्या? देखो क्या तरीका था लिखना बनाया हुआ, कहा भाई जो भी लिखता हो पाया गया पीछे से। आज बिल्कुल मत छोड़ना, कल अपन ने माफ कर दिया था, आज बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया कुणाल, कॉपी ऑफी सब बंद, सही है बेटा। सबसे पहला काम है रिवर्स वर्किंग। कैसे पता चला है? रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है, वेरिएंस पूरे दिए हुए, इनपुट डेटा पूछा है, तो आपको इसमें डिकोडिंग करना ही पड़ेगा, उसके अलावा चॉइस ही नहीं है आपकी। यानी अगर आपको अप्रोच नहीं फॉलो किया तो हाथ में नहीं आएगा। कितनी जानकारी दे रहा है मुझे? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की ना, और एक अदर का कॉलम हमेशा बना दिया करो। तो फिर टोटल जितनी इंफॉर्मेशन दिया, अगर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड की जानकारी देता तो मैं 5 कॉलम बना देता। मतलब ये कॉलम नहीं है फॉर्मूले के, नहीं, इनपुट डिटेल लिखने के लिए अल्फाबेटिकली। तो मैं ऐसे 4 चीजें लिख रहा हूं यहां पे। इसमें कोई नंबर नहीं मिलना है, ये वर्किंग नोट भी नहीं है, सिर्फ अपने लिए है, ताकि अपन डिकोडिंग कर देंगे तो बहुत सिंपली अपना क्वेश्चन फिर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। चलो, सबसे पहला एलिमेंट आपको क्या दिया है? मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड नहीं दिया है। क्या वर्ड बोला है? मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या सिर्फ ये वेरिएबल ओवरहेड ही है क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम कॉस्ट शीट याद करो। अरे जनरली जो अपन जिस नाम से बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल भी आता है भाई और फिक्स भी आता है, तो दोनों शामिल है, और एक अदर का डाउट है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सबसे पहले 3 kg को, मैं मान के चल रहा हूं आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है ना, उस टाइप से मैं प्रोसीड कर रहा हूं। 3 kg को अल्फाबेटिकली बोल के बताओ, 2 अल्फाबेट वाला वर्ड अल्फाबेटिकली डिकोड करना है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज 3 kg? SQ पर यूनिट कितना? 3। फिर 5 रुपी को अल्फाबेटिकली डिकोड करो, 2 अल्फाबेट, सिर्फ 2 अल्फाबेट। SP कितने रुपए? 5 रुपए। फिर बोलना भाई 0.5 को अल्फाबेटिकली डिकोड करो, बोलो। SR, बहुत बढ़िया। SH पर यूनिट, ऐसा क्यों लगा रहा हूं पर यूनिट पर यूनिट? क्योंकि ऊपर एक लाइन बोला है जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है कितने यूनिट की दिया है? 1 यूनिट की दिया है। तो SH पर यूनिट कितना? 0.5। 20 रुपए को बोलो SR। कोई चॉइस नहीं, आप बेचा रहे हो, मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करना मस्ट है, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो ना, आपसे बन जाएगा। क्यों? वहां पे टाइम प्रेशर नहीं होता है। टाइम प्रेशर के अंदर आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको जो मेथड बताई जा रही है फुल प्रूफ मेथड है, जिसमें विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। नहीं तो फिर भाई बहुत रिस्क है ना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या बोला है? 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है इसकी 75% किसका? लेबर कॉस्ट का। क्या ये सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ही है क्या? नहीं, ये दोनों ओवरहेड है। देखते काम का है भी या नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैं बोल रहा हूं इस पूरे स्टेटमेंट में एक्चुअल डेटा है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको बताता है ये एक्चुअल है? पूरा स्टेटमेंट में एक्चुअल डेटा है। द फॉलोइंग डेटा वास ऑब्टेन, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। सेल्स, बताओ ये 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है सेल्स। क्या क्या? एक्चुअल आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय, कोई बता सकता है सेलिंग प्राइस कौन सी? एक्चुअल या बजटेड? एक्चुअल, क्योंकि जो ये तो एक्चुअल डेटा है ना, तो यहां पे आ जाएगा एक्चुअल आउटपुट सोल्ड इनटू ASP 1,25,000। कोई डाउट हो तो पहले इसमें बोलो एक्चुअल आउटपुट सोल्ड। एक्चुअल आउटपुट क्यों नहीं बोला? एक्चुअल आउटपुट सोल्ड क्यों बोला? जरूरी नहीं है जितना बनाया होगा उतना बेचा भी हो सकता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास बचा हो। ठीक है, आगे इसको बताओ। ये तो आज ही पढ़ा है। 68,250 को क्या बोलेंगे? अभी पढ़ा है, एक क्वेश्चन में अभी लिखा था 68,250। पहले तो कहां पे लिखूं? मटेरियल में, लेबर में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, अदर में। मटेरियल में क्या नाम से बोलेंगे कोई बताए? अल्फाबेटिकली अभी अभी पढ़ाई। AQ नहीं, AQP इंटू AP। फिर ये हो गया 3,250। पहले तो ये बता दो फेवरेबल है, एडवर्स है, अकाउंट्स का नॉलेज लगाकर। उसने नहीं दिया, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। फेवरेबल एडवर्स है, एडवर्स क्योंकि डेबिट बैलेंस वेरिएंस का होना मतलब, अरे जल्दी बोलो रे, अकाउंट्स बेसिक लॉस, और क्रेडिट बैलेंस होना मतलब वेरिएंस का प्रॉफिट। तो ये एडवर्स है। कहां लिखो इसको? कौन से कॉलम में लिखो? मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अदर। मटेरियल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिकोडिंग आप सीक्वेंस वाइज करो, मतलब मटेरियल की डिटेल मटेरियल में, लेबर की डिटेल लेबर में,
लेकिन ये MPV नहीं है, ये MPPV है। कैसे? आगे लिखा है एक लाइन कि भैया जो अमाउंट शो हुआ है प्राइस वेरिएंस का, वो किस पर हुआ है? मटेरियल परचेज पर हुआ है, ना कि कंज्यूम पर हुआ है। तो कितना? माइनस साइन पहले लगाना, माइनस 3250। अगला बोलना भाई, जल्दी से बोलना। मटेरियल यूसेज कितना? 2500 एडवर्स। फिर बोलना, जल्दी बोलते चलना भाई। लेबर रेट वेरिएंस कितना? 1900 नहीं, 1900 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 2000। प्लस नहीं भी लगाओ तो चलता है, लेकिन आदत डाल दो, चाहे एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो, मुझे तो उसका साइन लगाना है, क्योंकि अगर यहां पे आदत नहीं रही ना तो कभी हो सकता है एडवर्स में आपकी आदत छूट जाए, तो उसके कारण आप ये माइनस लिख दो। ठीक है, आगे ये हो गया पूरा। एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कितना है? 4000। और एक्चुअल आउटपुट सोल्ड कितना है? वो रुपी दिया है, रुपी काट दो, वो 2500 यूनिट से। अगुने बड़ा इंटरेस्ट आता है। बोलो भाई, 4000 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड है। आप बताओ इन तीन का लेना देना प्रोडक्शन से है या सेल से है, या दोनों से? चलो ये भी एक सवाल। मटेरियल का, लेबर का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का लेना देना प्रोडक्शन से है या सेल से है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन। चाहे सेल कम भी हो, ये खर्चे सेल पर इनकर्ड नहीं हो रहे, ये खर्चे इनकर्ड हो रहे हैं प्रोडक्शन पर। तो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हर जगह काम आएगा कितना? 4000। हर वेरिएंस, चाहे कोई भी वेरिएंस आप निकालो, एक्चुअल आउटपुट बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। 4000। तो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस 4000 है। और अगली लाइन पर, उसी लाइन को आगे पढ़ो, एक्चुअल आउटपुट सोल्ड कितना है? मैं ये डिटेल यहां पे क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि सेल का कोई लेना देना नहीं किसके साथ? मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ। इनका इनकम डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर, ना कि सेल पर। ठीक है, आगे पूरा क्वेश्चन खत्म। दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मैथ्स का वही बेसिक नियम लगा दो, जो पूछा है उसको भी क्वेश्चन मार्क में अल्फाबेटिकल लिख दो। पहली लाइन को सिर्फ 2 अल्फाबेट में बोलना है, बोलेगा कोई नहीं, और आपको पहचानना है वो 2 अल्फाबेट में कहां पे लिखूं। एक ही जगह लिखना है, सिर्फ 2 अल्फाबेट में डिकोड करना है उसको। बोलो भाई, कहां पे लिखूं? पहले तो लेबर में क्या अल्फाबेट? SR, SH। अरे ये तो SH दिया हुआ है ना, वो पर यूनिट दिया, हमें SH पूछा है कितना, ये पूछा है। अगला अल्फाबेटिकली डिकोड करो। बोलना नहीं, सिर्फ आपको सीखना है कैसे करना। अल्फाबेटिकली डिकोड करो और कहां पे लिखना है ये जज करो। बोलो भाई, कहां लिखूं? लेबर में AH। अगला मैं किसी से पूछ रहा हूं, है ना, अब देखना, सब अलर्ट। बोलो अदिति, अगला कहां लिखे और क्या लिखे? लेबर में क्या? AR, बिल्कुल सही। और बोलो आगे का, इसको क्या बोलूं भाई? जल्दी बोलते चलो यार, बहुत सिंपल है। SQ। अगला पढ़ के बताना, AQ या AQP? AQ। फिर बोलना AQP। फिर एक और चीज लास्ट, जल्दी बोलो यार, बहुत ही सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगेगा। AP मतलब मटेरियल का पूछ रहा है। अब मैं बताऊं इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे बच्चों, विश्वास मान लो। सीए फाइनल में आपको स्टैंडर्ड करना है, तो आपने अप्रोच नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा, और दूसरे चैप्टर में भी यही, अप्रोच नहीं सीखा तो आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करें। अब ये डिटेल मेरे कोई काम की नहीं है। क्यों? जो भी चीज निकालना है ना, अब देखो माइंडसेट कितना क्लियर होता है। ये 3 चीजें मुझे निकालना है ना, मुझे पता है 5 में से निकलेगी, 6वीं जगह से तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन में देता ना, तो हो सकता है यहां की कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे काम आ सकती थी, लेकिन ये तो कोई सब इंफॉर्मेशन कॉमन है, कुछ भी नया नहीं दिया उसने। ये वाली 4 चीजें अगर निकलना है ना, तो बस इन 6 में से निकलेगी, 7वीं चीज से वो निकल ही नहीं सकती। तो जब आपको ये 4 चीजें निकालना है ना, तो आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है, और पहले ही आपने इसको किसमें डिकोड कर दिया? अल्फाबेटिकल में, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो फॉर्मूले की, स्टेटमेंट की अल्फाबेटिकली लैंग्वेज है। मेरी गारंटी है जिन बच्चों ने थोड़ा मोड़ा सॉल्व किया, उन्होंने 2-3 बार उनको क्वेश्चन पढ़ना पड़ा होगा, और उन्हें कुछ चीजें चाहिए होगा,
तो उन्होंने वो भी चीज पढ़ा है जो उनके लिए उस समय पर काम की नहीं थी। तो इससे कंफ्यूजन बढ़ता है, टाइम ज्यादा लगता है, श्योरिटी नहीं होती कि आपका फॉलो होगा। लेकिन अब मुझे मेरा दायरा पता है, इन 4 चीजों को निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 चीजों में सोचना है, 7वां कोई एरिया ही नहीं ऐसा। चलो जल्दी से छापो उसको। जिनकी कॉपी जब्त हुई है वो 20 दे दो, बैच के बाद देखते हैं अगर आपने नहीं लिखा होगा। चलो हकीकत में ही देख ही लेता हूं, अगर लिखा होगा तो फिर बिना उसके दे रहे हो। जो आपको होमवर्क दिया गया ना, उसमें अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं मिला मुझे, तो मैं मानूंगा आपने होमवर्क ही नहीं किया है ना। हाँ, मान के चलना भाई, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर मेथोडोलॉजी से आंसर चाहिए। बाद में समझ में ना आया तो पूरा लिख देना। एक्चुअल आउटपुट फोल्ड है वो, एओएफ, और एओपी मतलब एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कल और परसों कोई भी लेट भी मत होना और एब्सेंटिज्म भी मत मारना। कल से फिक्स्ड ओवरहेड चालू हो रहा है और वो कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। इवन 5 मिनट की देरी भी आपके पूरे 2 दिन बर्बाद कर सकती है। बोलो तो कल लेट चालू कर ले, कोई टेंशन नहीं, मैं रेडी हूं। जितने बजे बोलो मैं उतने बजे, बस मुझे 2 घंटे चाहिए। वो कब दे रहे हो वो आपके ऊपर है। मैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूं किसी का भी नुकसान ना हो। 6 बजे वाले में कितने को अपोजिशन है? रियल J9 क्या भूपेन, क्या रीजन है वो नहीं बताएंगे हम, प्राइवेट चीज है ना, पर्सनल। अरे कोई रियल ऑब्जेक्शन है तो फिर उसको माने, नहीं तो फिर कल तो 6 बजे कर दो। हाँ पारुल तो बहुत ही खुश फिर, लेकिन तू फौज से आएगी, गारंटीड है। नहीं आएगी, कल 6 करे। बात मानो यार, उनका पूरा फाइनली कितने नहीं, मतलब नहीं, कोई रीजन नहीं देना है। ओहो नहीं भाई सॉरी, आधे से ज्यादा बच्चे मना कर रहे हैं। नहीं हाथ तो उठाओ, नहीं मतलब नहीं, कोई रीजन नहीं देना है तेरे को। आधे से ज्यादा भाई रिस्क नहीं ले सकते। 4-5 बच्चों को खुश करने के चक्कर में इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। मैं तो सही में रेडी हूं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो जाते हैं, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठे। कोई बात नहीं, लेट हो जाएंगे तो वीडियो तो है। चलो बढ़ूं आगे। होमवर्क वाले क्वेश्चन की एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, ध्यान देना, सुनते भी आना और लिखते भी जाना। ये वाला क्वेश्चन में पहले आप मटेरियल सॉल्व करेंगे, फिर लेबर सॉल्व करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो जब निकालना है, जब वो डेटा अवेलेबल है। लेकिन जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, जो आप सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, नॉर्मली पहले मटेरियल ही निकलेगा, फिर लेबर ही निकलेगा। हो सकता है इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता ना हो, लेकिन आगे बढ़ जाना आप, आगे कोई ना कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आज ही लिखाया हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का।
उस इंफॉर्मेशन के आधार पे एक बार वो निकल जाएगा तो आपका पिछला डेटा जो रुका हुआ है ना, जो जानकारी अवेलेबल नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। कार्ड्स पे रम्मी खेला है क्या आपने? हाँ, तो बस मान के चलना जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो रम्मी वाला गेम है, वेट पेशेंस वाला गेम है। वेट करो, कहीं ना कहीं आगे जानकारी है जो आपके पिछले वाले पॉइंट को पूरा क्लियर कर देगी। चलो अब बताइए, पूरा जाने दर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 में से 3 ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे स्टेटमेंट में बिल्कुल भी जगह ही नहीं आएगी, है ही नहीं, उसके लिए प्लेस ही नहीं। इन 10 में से 3 इंफॉर्मेशन मेरे स्टेटमेंट में नहीं आने वाली है। कौन कौन सी? जो परचेज से रिलेटेड है उसका कोई लेना देना नहीं है, कब किससे? जो मैं स्टेटमेंट बनाता हूं उसमें एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी होती है? कंज्यूम, ना कि परचेज। तो कौन कौन सी जानकारी मैं स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा? 1, दूसरा बोलना 2, एक और जानकारी ये भी नहीं निकलेगा स्टेटमेंट से। ठीक है, कितने कॉलम मटेरियल में? कितने कॉलम? जल्दी बोलो यार। 3, एक ही वैरायटी का मटेरियल है। फिर अप्रोच वही, कॉलम पता लग गया, कॉलम डिजाइन कर लो, इंफॉर्मेशन फिलअप कर दो और फिर देखो क्या पूछा है और क्या निकालना है। तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये कौन सा वेरिएंस कहलाता है? पहले पूरा फॉर्मेट लिख दिया करो, बहुत इजी जाता है आपको सोचना। ये एमपीवी, ये एमयूवी। अब आपको ये स्टेटमेंट में जो डिटेल फिलअप करना है ना, उसके लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक लिमिटेड दायरा, आपके पास कितनी चीजें मटेरियल की? मैक्सिमम 6 में से देख लो क्या क्या दिया है आपको। एसक्यू पर यूनिट दिया है कितना? 3। और मुझसे क्या पूछा है? एसक्यू। जल्दी से बता दो इसी जानकारी से एसक्यू कितना। बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, बिना कैलकुलेटर के आ जाएगा, तो इतना सिंपल है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? बोलो भाई। और जिनका नहीं आ रहा है फिर वो अलर्ट भूल रहे हैं। जब भी स्टैंडर्ड आप वर्ड बोलो तो आपको एक वर्ड उसके बाद बाय डिफॉल्ट बोलना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट। जिन बच्चों ने नहीं बोला वो समझ ही नहीं पाए मैं उनसे क्या पूछ रहा हूं। और जिन बच्चों ने तुरंत बोल दिया स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल आउटपुट, उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया 12,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यही अंतर है बेटा ना नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में। तो बी वेरी अलर्ट, जब भी आप स्टैंडर्ड निकालो तो ये आ गया भाई कितना? एसक्यू 4000 इंटू 3, 12,000, ये 12,000। एसपी दिया है क्या? देखो हम 6 डेटा में, मटेरियल के 6 डेटा में एसपी दिया है क्या? ऐसे नहीं देखोगे। अब देखो सुबह, अब देखो एसपी दिया है क्या? दिया है। कितना दिया है? 5। कहां कहां पे आएगा एसपी? यहां पे भी आ जाएगा। एक्यू दिया है क्या? नहीं, ये तो हमें निकालना है, ये तो फाइंड आउट करना है भाई। ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क। ये नहीं दिया। एमयूवी दिया हुआ है, देखो कितना दिया है। वो 6 चीजों में देखना, इतना सिंपल है। रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन अप्रोच से सॉल्व कर दो। -2500। एमपीवी दिया हुआ है -3250। सब लिखे जा रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है। ये नहीं आ सकता यहां पे। नहीं, अब क्या आप कोई मतलब थोड़ी ना है। इट्स अ परचेज प्राइस वेरिएंस, जबकि आप यहां पे कौन सा रख रहे हो? प्राइस वेरिएंस। मतलब ये जो क्वांटिटी है परचेज नहीं है, कौन सी है? कंज्यूम्ड है। पॉसिबल ही नहीं यहां पे रखना, दिया ही नहीं है वो। अब बताइए, शॉपिंग लिस्ट 4 चीजों की थी, क्या क्या आपने शॉपिंग कर लिया? एसक्यू निकल गया। अब क्या क्या बाकी है? एक्यू, एक्यूपी और एपी। एक्यूपी के तो दिमाग हटा दो, यहां से निकल ही नहीं पाएगा। अब दिमाग लगाओ एक्यू एपी में से इसी स्टेटमेंट में दूसरा बेहतरीन बेनिफिट स्टेटमेंट का, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए रिवर्स वर्किंग। क्या निकाल सकता हूं मैं गिवन स्टेटमेंट में से? बहुत इजी निकालो।
ए क्यू निकाल सकता हूं। मैं इसको यूज कर भी नहीं सकता क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। लेकिन अगर मैं इस डेटा को यूज करूं तो सिर्फ एक डेटा अननोन है जिसका नाम है ए क्यू। जल्दी से आप ए क्यू सॉल्व करो। पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करके बताओ ए क्यू कितना है। बोलो रे भाई इतना टाइम नहीं। 11,500 कितने बच्चों का आ गया बेटा? बस आपने गलती यही कर लिया। मैं बोला ना बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, आपने माइनस साइन को ही भूल गए। इसका सही आंसर है 12,500। और जिन बच्चों का 11,500 आ रहा है वो सोचना, अगर लगना चाहिए 12,000 और लगा है 11,500 तो यूसेज कब से एडवर्स होने लगा भाई? ये तो अच्छा है, कम क्वांटिटी में हमारा वही आउटपुट बन गया, ज्यादा आउटपुट बन गया। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम क्वांटिटी में वही आउटपुट बना या ज्यादा आउटपुट बना? फंस गए। सवाल वही, पूछने का तरीका नया है। अगर यहां पे 11,500 आ जाए मान के चलो, तो कम क्वांटिटी में कम आउटपुट बना, वही आउटपुट बना या ज्यादा आउटपुट बना? और नहीं तो मैंने 6 से 7 बार ये सवाल पूछ चुका हूं आपसे, बस इस बार तरीका चेंज कर दिया पूछने का। हर बार मैं बोलता था दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ए क्यू और एस क्यू में। क्या पता लग गया? ए क्यू पता लग गया कितना? 12,500। अब ये भी पता हो गया 12,500, ये भी पता हो गया 12,500। क्या आप एपी निकाल सकते हो क्या? इस स्टेटमेंट से एपी निकाला जा सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? ना तो प्राइस वेरिएंस पता है कंज्यूम्ड वाला, ना आपको एपी पता है, दो नॉन इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। अब क्या ऐसी डिटेल बची है जिससे बची हुई 2 चीजें निकलेगी? ये भी सॉल्व हो गया। अब ये 2 चीजें निकालना है, आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ ओरली टेली कराऊंगा इसको। AQP और AP निकाल के बताओ। डिटेल सब चीज यहीं पे छुपी है। चलो जल्दी से, AQP कितना और AP कितना? AQP आएगा 13,000 kg, 13,000 kg। किससे निकला? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? MPPV, जो अभी अभी अपन ने एक बेसिक क्वेश्चन में किया था। अब जल्दी से आप AP निकालो। अब तो बहुत ही सिंपल AP निकालना, स्टेटमेंट से तो निकल नहीं पाएगा। अब सोचो AP कैसे निकलेगा?
एक यूपी पता लग गया 13,000, उसका दोनों का टोटल पता है तो एपी पता लग जाएगा, निकाल लो कितना आएगा, मेरे ख्याल में 5.25 आएगा। एक यूपी पता है 13,000, एपी नहीं पता, ये दोनों का टोटल पता है 68,250, तो आपका एपी आ जाएगा 5.25। अब जल्दी से स्टैंडर्ड अपना लेबर के तीनों इंफॉर्मेशन निकाल के बताओ। कितने कॉलम बनेंगे लेबर में, पहले ये बता दो। 3, एक ही कैटेगरी के लेबर है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आ जाएगा आपको। लेबर वाला जल्दी से आप सॉल्व करें अपनी कॉपी में। चलो भाई टैली करे क्या। सबसे पहले इन तीनों में से किस पे अटैक किया, सबसे पहले वही निकलेगा, नहीं तो उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी गाड़ी। एसएच, एसएच कैसे, 1 यूनिट बनाने में 0.5 आवर, तो 4,000 यूनिट बनाने में कितने, 2,000। इससे सिंपल नहीं हो सकता। फिर आपने यूज किया होगा एएच, पहले निकला होगा एएच के लिए यूज किया होगा एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एएच आए होंगे आपके 1900। मैं मान कर रहा हूं भाई बहुत सिंपल था, मैं नहीं करा रहा हूं ना इसको, 1900। फिर जब ये 1900 निकल गया तो फिर आपने रेट वेरिएंस को टारगेट किया होगा, रेट वेरिएंस के द्वारा आपका निकलेगा एआर कितने रुपए, 21 रुपी। और जिनका माइनस, जिन्होंने बच्चों ने नहीं लगा उनका 19 आ रहा होगा। तो माइनस पूरा गेम बिगाड़ देगा भाई ना, एडवर्स है तो ये माइनस है, तो रेट वेरिएंस के कारण एआर कितना आ रहा है हमारा, 21 रुपी। ये 2000, एएच कितने 1900, एआर कितने, क्या हुआ गुप्ता जी, 21। टाइम हो गया बेटा, कल 15 मिनट पहले गए थे, कल कुछ नहीं बोला। मान के चलो सबका आ गया है 2000, 1900 और 21। होमवर्क वापस बोल रहा हूं मैं आपको, कंपलसरी है, कोई बहाना नहीं, पूरा चाहिए मतलब पूरा चाहिए, और इसके बिना आए तो मतलब नहीं, और यहां तक बना लिया तो भी माना जाएगा नहीं, पूरा होमवर्क चाहिए मतलब चाहिए। तो आज के आनंद की जय।